हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा लेबर लॉ, कोड है हमारा 4002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। अब से पहले ऑलरेडी मैं आपके 8 क्वेश्चन आपके करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जब आप जाओगे तो वहां आपको लेबर लॉ, आपका कोड और आपका सेमेस्टर लिखा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का सेमेस्टर और कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान ना होना, आप अपने एक्ट के नाम के अनुसार अपनी तैयारी करना। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके पेपर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिन से जो मैं क्वेश्चन कराता हूं उन्हीं क्वेश्चनों से आपके 85% टू 95% का आपका पेपर आसानी से हो जाता है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 10 नंबर के पर्पज से, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 9। एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के क्या अधिकार एवं दायित्व हैं। इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर लेबर लॉ का क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लेबर लॉ का देख सकते हो, और आप कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन है विवरण पत्रिका, जिसे हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को। एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के क्या अधिकार हैं एवं दायित्व हैं। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार और दायित्व व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अध्याय 3 में एक साथ वर्णित हैं, जो निम्नलिखित हैं। देखो इसमें क्या है, जो पंजीकृत व्यवसाय संघ के जो अधिकार और दायित्व हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। और अक्सर क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर में, पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकार और दायित्वों का वर्णन कीजिए, या उनके बारे में बताइए, उनकी विशेषता बताइए या कारण बताइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अध्याय 3 में है और उसमें ये वर्णित किया गया है। इसमें एक नंबर पॉइंट है, नंबर 1, साधारण निधि व्यवसाय करने का अधिकार। सॉरी, साधारण निधि व्यय, यहां पे व्यवसाय बोल दिया था, सॉरी। साधारण निधि व्यय यानी खर्च करने का अधिकार। संघों को सफल उत्पादन, यहां पे कर लेना मैं कर देता हूं इसे सही। साधारण निधि व्यय करने का अधिकार संघों को सफल उत्पादन तथा उद्देश्य पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने का अधिकार है। इस कोष का प्रयोग सिर्फ अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कर सकते हैं जो नियमावली में दिए गए हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि जब हम पंजीकृत करते हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो हमें एक अधिकार दिया जाता है कि आप कंपनी का कोष एकत्रित कर सकते हो, और उस कोष का मतलब होता है धन का। उस धन का प्रयोग आप अपने उत्पादन या अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर सकते हो, या व्यवसाय से जुड़े अन्य कार्य आप कर सकते हो। और ये नियमावली में दिए हुए नियमों के अनुसार बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं। धारा 15 के अनुसार निधि का मतलब होता है धन। धन का प्रयोग निम्न मदों में किया जा सकता है। नंबर 1, संघ के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं तत्व संबंधी अन्य उचित खर्चे। देखो, जब हम किसी कंपनी का निर्माण करते हैं, उसको चलाने के लिए हमें वेतन, भत्ते, तत्व संबंधी अन्य उचित खर्चों की आवश्यकता होती है। उनका पूर्ण कार्य हम कैसे करेंगे, पूर्ण कार्य कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक कोष निधि बनानी पड़ेगी। कहां पे? कंपनी में, जिससे वेतन, भत्ते और अन्य कार्य हम कर सकें। दूसरा, संघ के प्रशासन के
खर्च इत्यादि। भाई संघ के प्रशासन संबंधी कुछ अन्य खर्च हो सकते हैं, उनको भी करा जाता है। सदस्यों के जीवन बीमा पॉलिसियां, बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी के अधीन दायित्वों का ग्रहण। भाई जब हम किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो उनको जिम्मेदारी होती है, वो इस प्रकार की सुविधा हमें देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। चौथा है मृत्यु में दाह संस्कार खर्च का खर्च, वृद्धा पेंशन इत्यादि। जब किसी कर्मकार की या सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी का दायित्व बनता है कि उसके दाह संस्कार का खर्च और वृद्धा पेंशन इत्यादि दी जाए। नंबर 5, व्यवसाय विवाद के फलस्वरूप किसी सदस्य को हानि के प्रतिकर के लिए खर्च इत्यादि। अगर किसी व्यवसाय में अन्य सदस्य हैं और किसी प्रकार से हानि होती है और विवाद उत्पन्न होता है, उन विवादों को कम करने के उद्देश्य से भी कोष की जरूरत पड़ती है, निधि धन की जरूरत पड़ती है और इस उपयोग के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक कोष रखने का अधिकार। विदेशों की तरह भारत में भी संघों को राजनीतिक कोष रखने का अधिकार दिया गया है, जिससे उनके सदस्य प्रचलित राजनीतिक पहलुओं से अपने को अवगत करा सकें। यहां पे अवगत लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। अवगत करा सकें और कानून निर्माण में हिस्सा ले सकें। देखो यहां पे बोला है विदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि राजनीति उद्देश्य के लिए धन को एकत्रित करा जाए, लेकिन अब वर्तमान समय में भारत में भी इस प्रकार की स्थिति है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए कंपनियां धन एकत्रित कर सकती हैं और उनका प्रयोग राजनीतिक कार्य में लगा सकती हैं, जिससे कि देश की उन्नति होगी, राजनीति में भी थोड़ा वर्चस्व रहेगा और कार्य व्यवसाय थोड़ा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट है नाम परिवर्तन। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 की समाप्ति से और धारा 25 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए अपना नाम बदल सकेगा। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो पंजीकृत व्यवसाय है उसको पावर है, उसको अधिकार दिए गए हैं कि आप जो सदस्य हैं उसके कम से कम 2/3 सदस्य एकत्रित होकर या हटकर आप कंपनी का नाम बदल सकते हो। चौथा, व्यवसाय विवादों में आपराधिक षड्यंत्र से उन्मुक्ति। या इसका अर्थ है अगर व्यवसाय से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है या आपराधिक षड्यंत्र होता है तो उन्मुक्ति यानी उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अधिनियम की धारा 17 आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अंतर्गत, मतलब हम व्यवसाय में आपराधिक षड्यंत्र को कैसे खत्म कर सकते हैं, उससे कैसे उन्मुक्ति पा सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। ये कहता है वह देश है यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अनुसार एक रजिस्टर्ड व्यवसाय यानी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऐसा व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या सदस्य द्वारा किए गए अपराध के संबंध में उन्मुक्ति प्रदान करती है। अगर व्यवसाय के कंपनी के उद्योग के किसी भी पदाधिकारी द्वारा या कर्मचारी या सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उससे छुटकारा प्रदान करती है। रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को प्रदान की गई यह उन्मुक्ति इस अर्थ में आंशिक है कि यह मुक्ति केवल ऐसे अनुबंधों के संबंध में प्रदान की गई है जो कि सदस्यों के बीच व्यवसाय संघ के किसी वैध प्रयोजन के अग्रसरण में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अनुसार किया गया हो। यहां पे बोला है इस धारा का इतनी पावर है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 120 यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का उल्लंघन करता है, ठीक है, या
अधिनियम की धारा, कौन से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17 के अनुसार कोई अपराध करता है या उसका उल्लंघन करता है तो उसे आंशिक रूप से छुटकारा अनुबंधों यानी जो उनके नियम हैं संबंध में प्रदान की गई है, जो कि सदस्यों के बीच व्यवसाय संघ के किसी वैध प्रयोजन के अनुसरण में अधिनियम की धारा और उसके जो सत्य और सही जो नियम हैं उनको प्रमाणित करते हुए धारा 15 के उपबंधों के अनुसार किया गया हो। धारा 15 में जो अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लंघन करती हो, ठीक है, उसके आधार पर ही उन्मुक्ति मिल सकती है। यदि अनुबंध कोई ऐसा काम करने के लिए किया गया है, यदि अनुबंध कोई ऐसा काम करने के लिए किया गया है जो अपराध है तो ऐसी उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता। देखो इसमें 2 पॉइंट हैं। अगर कोई पदाधिकारी या कोई कर्मचारी कंपनी में कोई आपराधिक प्रवृत्ति करता है तो उसे उन्मुक्ति से छुटकारा दे दिया जाएगा, कंपनी से तुम जाइए, आपको यहां से विदा किया जाता है, आप कंपनी से निकल जाइए। या अपराध इस प्रकार गंभीर है कि पदाधिकारी या कर्मचारी का कि भाई बहुत ज्यादा संगीन है अपराध, तो उसको दंड दिया जाएगा, उसे उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी। देखो 2 प्रकार से उन्मुक्ति है, एक तो अपराध है लेकिन ऐसा है कि उसे क्षमा योग्य है तो उसे उन्मुक्ति यानी छुटकारा दे दिया कि आप कंपनी छोड़कर चले जाइए। और एक अपराध ऐसा है कि उसे छुटकारा नहीं दिया जा सकता, बहुत ज्यादा गंभीर है, तो आप इस बात को ध्यान रखना। 17 के अनुसार छुटकारा दे दिया जाएगा, उसे उसके पद से उसके स्थान से निकाल दिया जाएगा। और धारा 15 के अनुसार उसे उन्मुक्ति नहीं मिलेगी अगर ज्यादा गंभीर अपराध है तो। इसके अतिरिक्त व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधिकार निम्न है। इससे अतिरिक्त जो हमने यहाँ पे हेडिंग्स कराई है 3, 4, इसकी और हेडिंग्स है, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं। जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं वहां पे हम डेफिनेशन, हेडिंग्स और हमारी केसेस ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं आपको अक्सर बताता हूं अगर आपका कोई क्वेश्चन है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, उसमें कम से कम 3 या 4 आप हेडिंग्स लिखा करो। 3-4 हेडिंग्स से ज्यादा अगर आपकी हेडिंग्स हैं उनको एक पॉइंट बना के लिख दिया करो। तो हमने 4 हेडिंग्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, 4 पॉइंटों को, और इससे ज्यादा इसमें पॉइंट थे तो हमने उसको क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधिकार निम्न है। कतिपय प्रकरणों में सिविल वादों से उन्मुक्ति, मतलब अगर व्यवसाय से संबंधित कोई विवाद चल रहे हैं उनसे मुक्ति यानी उनसे छुटकारा दिलाना है, ठीक है, किसको, व्यवसाय संघ को छुटकारा दिलाना है। करार की प्रवर्तनशीलता, अगर किसी पक्ष के द्वारा या किसी व्यवसाय में एक दूसरे के करार हुए हैं, करार यानी संविदा, कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उनमें परिवर्तनशीलता यानी उनमें बदलाव कराना। 6 है व्यवसाय संघ की लेखा पुस्तिकाओं के निरीक्षण का अधिकार। 7 है व्यवसाय संघों की सदस्यता के प्रति अवयस्कों का अधिकार। इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारी एक विवरण पत्रिका होती है, हम उसमें प्रत्येक वर्ष के विवरण जो है कंपनी को भेजते हैं, उन विवरण पत्रिकाओं का निरीक्षण का अधिकार, ठीक है। व्यवसाय संघों की सदस्यता के प्रति अगर कोई 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है और वो व्यवसाय में संलग्न है तो उनके अधिकारों को यहाँ पे वर्णन किया गया है। व्यवसाय संघों का सम्मेलन, ठीक है, और 9 नंबर पे है विघटन यानी समाप्त करना, बंद कर दिया जाना, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन बहुत शॉर्ट था, हालांकि 10 नंबर का था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई त्रुटि है तो आप क्वेश्चन नंबर 8 और विवरण पत्रिका को थोड़ा सा देख लेना और आपका ये क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने मुझे अच्छे से सुना, वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।